बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर बदतरीन सैलाब की आफत का सामना कर रहा है। आसमान से मूसलाधार बारिशें बरस रही हैं, पहाड़ों से उतरते रैले सब कुछ बहा ले जा रहे हैं और मुल्क के बड़े दरिया बिफरे हुए हैं। पंजाब के वसी और अरीज मैदानों में बस्तियां डूब रही हैं, लाखों लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं, खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जमीबोस हो रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है। इस पानी का रुख अब सिंध और बलूचिस्तान की तरफ है, जहां पहले ही खौफ और बेयकीनी की फजा है। सवाल यह है कि क्या इंतजामिया के पास इतनी सलाहियत और तैयारी मौजूद है कि वो आने वाली इस बड़ी तबाही को रोक सके। यही है आज की सबसे बड़ी खबर और आज का सबसे अहम मौजू। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। लाहौर, कसूर, झंग, मुल्तान, बहावलपुर और चिन्यूट जैसे अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कई मकामात पर दरिया किनारे बंद टूट चुके हैं, हजारों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और लोग खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हैं। कसूर में सतलुज का रैला तारीख का सबसे बड़ा करार दिया जा रहा है। पानी के बेकाबू रैलों ने वो बस्तियां भी अपनी लपेट में ले ली हैं जो पहले कभी महफूज समझी जाती थी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसी मकाम पर कल जब हम वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे पानी का बहाव बढ़ के 3,85,000 क्यूसेक से तजावुज कर चुका था, जो गुज़श्ता 30 बरसों की बुलंद तरीन सतह है। दरियाए सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर भी पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। किसान अपनी जमीनें छोड़ने पर मजबूर हैं। कपास, धान और मकई जैसी बड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और माहिरीन के मुताबिक इस नुकसान का तखमीना अरबों रुपए में लगाया जा रहा है। मुल्तान में भी बड़े रैले के दाखिल होने का इम्कान है। हेड मोहम्मद वाला पे 7 लाख क्यूसेक के करीब पानी का दबाव मुतवक्के है और जिला इंतजामिया का कहना है कि अगर यह दबाव बढ़ता गया तो हिफाजती बंदों को बचाने के लिए शिगाफ डालने की नौबत भी आ सकती है। जलालपुर पीरवाला के करीब दरियाए सतलुज में पहले ही 50,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जिससे 140 देहात मुतासिर हो चुके हैं। झंग के करीब हेड त्रिमू पे सूरत हाल तशवीशनाक बताई जा रही है। पीडीएमए की रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सुबह 9 लाख क्यूसेक से जायद का रैला इस मकाम से गुजरने का खदशा है। अगर ऐसा हुआ तो झंग, टोबा टेक सिंह और साहिवाल के बड़े हिस्से ज़ेरे आब आ सकते हैं। इस वक्त हेड त्रिमू पे पानी का बहाव 1,46,000 क्यूसेक है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर से अगरचे फारी तौर पे बड़ा खतरा टल चुका है, लेकिन शाहदरा के मकाम पर अब भी 1,38,000 क्यूसेक पानी का बहाव मौजूद है। गुज़श्ता रोज ये मिकदार 1,90,000 क्यूसेक से ऊपर जा चुकी थी, जिसकी वजह से कई बस्तियां डूब गई थी। दरियाए रावी में जस्सड़ पे पानी का बहाव 78,000 क्यूसेक है, जबकि बल्लो की हेडवर्क्स पे यह बहाव बढ़ के 1,99,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। आजाद कश्मीर और पंजाब के बालाई इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिशों ने दरियाए जहलुम की सूरत हाल को मजीद नाजुक बना दिया है। मंगला डैम में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त डैम के स्पिलवेज खोलने की तैयारी की जा रही है ताकि पानी के दबाव को कम किया जा सके। इस वक्त मंगला डैम 81% भर चुका है और उसका लेवल 1,223.75 फीट रिकॉर्ड किया गया। तरबेला डैम 100% भर चुका है और उसका लेवल 1,550 फीट है। जहलुम शहर और गिरदोनवा के नशीबी इलाके पहले ही ज़ेरे आब है। नदी नाले बिफरने के बायस कई देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है। मौजूदा मंजरनामे में माहिरीन आबपाशी का यह कहना है कि अगर बारिशों का सिलसिला मजीद जारी रहा तो दरियाए जहलुम में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का इम्कान है, जो न सिर्फ जहलुम बल्कि गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और चकवाल के नशीबी इलाकों के लिए खतरा बन सकता है। चिन्यूट में भी बारिशों ने सूरत हाल को मजीद खराब किया। मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाए चनाब के किनारे आबाद बस्तियां बराह रास्त दबाव में है। पानी तेजी से जमीनों और घरों में दाखिल हो रहा है। मकामी लोग अपनी मददात के तहत कश्तियों के जरिए नकल मकानी कर रहे हैं। दरियाए चनाब में इस वक्त हेड मराला के मकाम पे पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसेक, खानकी पे 1,70,000 क्यूसेक और कादराबाद पर 1,71,000 क्यूसेक नोट किया गया है। ताजा तरीन मौसमियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इसका मतलब यह है कि दरियाए जहलुम और चनाब दोनों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो सकती है और सैलाब की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। सियालकोट में बरसाती नालों ने एक बार फिर तबाही मचाई है। कसूर जो है उसकी सूरत हाल आपको बता चुके हैं। कस्बा हडियाना समेत दर्जनों देहात जो है वो सियालकोट के अतराफ में उनमें पानी दाखिल हो चुका है। सियालकोट पसरूर रोड कई मकामात से बंद हो चुकी है और बजवात के 85 देहात का जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है।
मकामी आबादी घरों में महसूर होकर रह चुकी है। जफरवाल में लोहड़ी जाने वाला वाहिद रास्ता भी शिगाफ पड़ने के बायस खत्म हो चुका है। हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों का यह कहना है कि उनकी साल भर की कमाई थी जो चंद घंटों में पानी में डूब गई। पंजाब से गुजरने के बाद यह पानी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। वजीर आबपाशी बलूचिस्तान सादिक इमरानी ने खबरदार किया है कि 2 सितंबर को दरियाए सिंध का रैला जाफराबाद, रोजान, औस्ता मोहम्मद और सोहबतपुर में तबाही मचा सकता है। बलूचिस्तान के नशेबी इजला पहले ही पिछले बरसों में शदीद सैलाब से मुतासर हो चुके हैं और मकामी आबादी को अब एक और आफत का सामना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जब यह पानी दरियाए सिंध में दाखिल होगा तो सिंध के नशेबी इलाकों में एक बड़े सैलाब का खदशा पैदा हो जाएगा। पंचनद हेडवर्क से 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 लाख से 9.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का इम्कान है। उसके बाद गुड्डू बैराज पे 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का इम्कान है। सखर बैराज के गिरदोनवा के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं और यही नहीं, दरियाए सिंध के किनारे आबाद हजारों बस्तियां भी खतरे में हैं। बारिशों का यह सिलसिला अगर जारी रहा तो शिमाली इलाकों से मजीद पानी आया तो सिंध के लिए सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। इस सारे मंजरनामे में सबसे तकलीफ दे पहलू मेरे बेबस अहले वतन। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, बच्चे खुले आसमान तले बैठे हैं, खवातीन महफूज पनाहगाहों के लिए तरस रही हैं, बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ चुका है, आलूदा पानी हैजा और मलेरिया जैसी वबाओं को जन्म दे रहा है, मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत है, तालीम का निजाम दरहम बरहम है, दर्जनों स्कूल ज़ेर-ए-आब हैं, हजारों बच्चे तालीम से महरूम हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक हालिया सैलाब में 30 अफराद हलाक हुए हैं जबकि लाहौर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पंजाब के 2308 देहात मुतासर हुए और सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद 15,16,000 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 4,81,000 अफराद को महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल किया जा चुका है। माहिरीन का कहना है कि शहरियों को अगर फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर रिलीफ फराहम न किया गया तो इंसानी अलमिया मजीद गहरा हो सकता है। पाकिस्तान के 3 बड़े सूबे इस वक्त एक बड़े खतरे में हैं। पंजाब में बस्तियां डूब रही हैं, बलूचिस्तान की जमीनों की तरफ एक बड़ा रैला बढ़ रहा है और सिंध में दरियाए सिंध के किनारे आबाद लाखों लोग सैलाब से खौफजदा हैं। दरियाए जहलुम और दरियाए चनाब में बारिशों के बाद पानी की सतह मजीद बुलंद हो रही है और यह सैलाब सिंध की तरफ बढ़ते हुए अपनी शिद्दत में और इजाफा करेगा। सवाल यह कि क्या हमने माजी की तबाहकारियों से कुछ सीखा है? सवाल यह है कि क्या हमारे बन, हमारे हिफाजती हिकमत अमली और हमारी इमरजेंसी प्लानिंग इतनी है कि इस बड़े इम्तिहान का मुकाबला कर सके? सवाल यह है कि क्या तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराने जा रही है और लाखों पाकिस्तानी अपनी जमीनों, अपने घरों, अपनी जिंदगियां पानी के सपुर्द करने पर मजबूर होंगे? ये तमाम सवालात हैं, इन्हीं का अहाता किया जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में जो इतलात हैं उन इलाकों की जिन इलाकों में इस वक्त खतरात का पैमाना जो है वो बुलंद होता चला जा रहा है। जिस तरीके से ये पानी आगे बढ़ रहा है दरियाए रावी का, अगर लाहौर को हिट किया तो उसके बाद ये किसको जाके हिट करेगा? अगर चन्योट की सूरत हाल देखें, दरियाए चनाब की सूरत हाल देखें तो वो अलग सी है। दरियाए रावी का पानी आगे जाके जिन इलाकों को हिट करना है वहां पे अब खतरात मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं और ये कमालिया की जो साइड है वहां पे भी ये खतरात बढ़ जाएंगे। तोबा टेक सिंह के जो डेप्यूटी कमिश्नर है नईम संधू साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे कि वहां की सूरत हाल क्या है और हाई अलर्ट पे वो क्यों हैं और उन्हें हिदायत क्या मौसूल हुई है। बहुत शुक्रिया नईम संधू साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नईम संधू साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो आपकी मीटिंग हुई है, जो ऑनलाइन मीटिंग की है डेप्यूटी कमिश्नर्स के साथ वज़ीर आला पंजाब ने, सबसे पहले तो ये बताइए कि उसमें हिदायत क्या दी गई हैं और फिर ये बताइए कि आपके इलाके में खतरात क्या हैं और इस ज़िमन के अंदर इंतजामात क्या हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन हदायत हमें देती हैं और आज भी उन्होंने एक डिटेल्ड मीटिंग हमसे की जिसमें उन्होंने हमें एवैक्यूएशन प्लान, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और इसके बाद फाइनली लेसन लर्न, इन सब चीज़ों पे हमें डिफरेंट हदायत दी। इस वक्त जो हम तोबा टेक सिंह की अगर बात करें तो हम यहाँ पे इवैक्यूएशन फेज में हैं क्योंकि हमारे पास दरियाए रावी जो है तहसील कमालिया और तहसील पीर महल को छूता हुआ 45 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है जहाँ से रिवर रावी गुजरता है और यहाँ पे अभी इस वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब की कैफियत है। 90,000 क्यूसेक इस वक्त हमारे पास पानी मौजूद है जो कि मजीद हेड बलोकी से अप टू 200,000 क्यूसेक तक जाएगा। और इस वक्त हमारे जो देहात हैं अगर बात की जाए तो 15 देहात हमारे जो हैं वो इनंडेट हो चुके हैं जिसमें इस वक्त फ्लडिंग हो चुकी है। इसके अलावा अगर पूरे रिवर बेड की बात की जाए तो दोनों तहसीलों में हमारे पास 52 ऐसे विलेजेस हैं जो कि इनंडेट होंगे
तो हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम को इन्वोक करते हुए जो 80,000 की आबादी इन 52 विलेजेस में रहती है, उसमें से अभी तक 67,000 लोग जो हैं उनको इवैक्यूएट कर चुके हैं। इसमें 60,000 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे जब मसाजिद में ऐलानात करवाए गए या उसके अलावा जो है इंतजामी ऑफिसर्स और इंतजामी एहलकारान उन्होंने जाके जब उनको बताया, गाइड किया कि अब पानी आने वाला है, सैलाब आने वाला है, तो आप अपने माल मवेशी लेके और अपना कोई कीमती साजो सामान लेके तो आप महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं। इंतजामिया ने खुद से जो है वो साजो सामान प्रोवाइड किया, ट्रैक्टर ट्रॉलीज प्रोवाइड की, जिसमें हमारी सुतरा पंजाब की मशीनरी थी, सुतरा पंजाब के एहलकार थे, पैरा की जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसके एहलकारान थे, सिविल डिफेंस के एहलकारान थे, रेस्क्यू 1122 के एहलकारान थे, जिन्होंने ऐसे लोगों को इवैक्यूएट करने में, खला करने में उनकी मदद की। अच्छा, तो अभी तक अगर बात करें तो एक चीज बताइएगा कि हम कल कसूर के इलाके में थे और कसूर के जो देहात 14 देहात जो है जो जेरे आब आए, जो बंद के इलाके से आगे थे, हमने उन इलाकों का विजिट किया। आगे पानी किसी जगह पे 30 फीट है, किसी जगह पे 10 फीट है, लेकिन वहां से लोग जो है वो अपना माल असबाब छोड़ के निकलना नहीं चाह रहे थे। हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा जी कि हम यहां से छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जिंदगी जाती है जाती रहे। आपके इलाके में तो अभी पानी नहीं आया, तो फिर यह कैसे मुमकिन हो पाया कि आपने वहां से इनखला जो है वो मुकम्मल करवा लिया हो? जी, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ जी कि हमारे चूंकि ये रिवर बेड के अंदर ये 52 देहात हैं और ये ऐसे देहात, इसमें जो 70 to 80% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनके देहात या रिवर बंद के बाहर भी उनके अपने घर या विलेजेस हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने जो दूसरे उनके अल्टरनेट घर हैं या उनके रिश्तेदारों के घर हैं, उनको हमने जब कन्विंस किया, और जब आपको पता है कि मीडिया के थ्रू जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जसड़ के मुकाम पे 2.5 लाख क्यूसेक का रेला जो आ गया, शाहदरा में फिर हमारा 2.25 लाख क्यूसेक का आया, फिर अभी बल्लुकी के ऊपर जो 2,23,000 जो है वो क्यूसेक चल रहा है। तो ये सारा पानी जो है ये अल्टीमेटली हमारे इन एरियाज को हिट करना है। तो चूंकि हमारे पास बल्लुकी से डाउन स्ट्रीम कमालिया तहसील में पहुंचने तक 36 घंटे लगते हैं, तो इन 36 घंटों में हमने मैक्सिमम पॉपुलेशन को यहाँ से इवैक्यूएट किया, उनको कन्विंस करके, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू इवैक्यूएट मोर देन 85% पॉपुलेशन टिल नाउ, और बाकी जो 15% आबादी रह गई है इसको भी हम अभी प्रोसेस में हैं, और इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट कि हम इनको पानी जो ज्यादा सैलाब आएगा या तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी जब हमें हिट करेगा, बाय दैट टाइम हम इन सबको निकाल चुके होंगे। और अभी मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमने इनके लिए 8 रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं, 4 टेंट सिटीज कायम किए हैं जो कि रिवर बंद की से बाहर या ऊंची जगह के ऊपर मौजूद हैं, और इनमें अभी हमारे तकरीबन 600 लोग जो हैं दे आर हाउस्ड इन आर टेंट विलेजेस, और इनको हम 3 वक्त का खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 53,000 मवेशियों को भी इवैक्यूएट किया, और 53,000 मवेशियों के जो लोग शिफ्ट करके दूसरी साइड पे आ गए हैं, इनको हम जो जानवरों का चारा जो है ग्रीन फॉडर, उसका भी बंदोबस्त हमने किया हुआ है। लेकिन एक आमियाना सा सवाल है नईम सिंधु साहब, इवैक्यूएट करना एक बहुत बड़ा मरहला है, चलें आपने वो तय कर लिया, लेकिन उनको संभालना उससे ज्यादा मरहला है। आप जितनी बड़ी तादाद बता रहे हैं इसके लिए तो फंड्स भी बेतहाशा चाहिए, क्योंकि टेक केयर अगर आप आधे शहर की कर रहे हैं या आधे कस्बे की भी कर रहे हैं तो वो तो इंतजामिया के लिए भारी पड़ सकती है। तो उसके फिर इंतजामात किस हद तक हैं और उसके लिए फंड्स क्या मुख्तस किए गए? जी, मैं तो ये बताता चलूं जी कि चूंकि मैंने जैसे पहले बताया कि मोर देन 75% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके अल्टरनेट अरेंजमेंट्स या हाउसेज यहाँ पे हैं। बहुत कम तादाद है जो कि हमारे फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद है। लेकिन अगर फंड्स की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की तरफ से हमें जो है वो फंड्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आज भी उन्होंने मीटिंग में हमें ये बताया कि आपको जितने फंड्स चाहिए वो फंड्स की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, और आपको फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ना सिर्फ ये कि आप फूड हैम्पर्स प्रोवाइड करें जो कैंप्स में हैं, या इवन जो लोग स्ट्रैंडेड है अपने घरों में, जहाँ पे उनके घरों के गिर्द पानी जमा हो गया, उनको जो ड्राई राशन है वो भी प्रोवाइड किया जाए। और हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हमारे जितने भी बहन भाई इस वक्त डिस्ट्रेस में हैं उनको एक नंबर 1 तो इवैक्यूएट किया जाए, और जो अगर अभी अपने घरों में किसी वजह से स्ट्रैंडेड हो गए हैं पानी की वजह से और अभी तक निकल नहीं पा रहे, तो उनको वहाँ पे ड्राई राशन प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको खुराक की किल्लत का सामना ना करना पड़े। अच्छा नईम सिंधु साहब, एक चीज और बताइए जो हकीकी मंजरनामे में देखने को मिलती है कि जिस तरीके से कोई चीज आपके सर पे ना पड़े, आप जिंदगी के तजर्बात हासिल नहीं करते। अभी तो ये वो लोग हैं जिन्हें आपने दूसरों का मंजरनामा बता के वहां से उनका इनखला मुमकिन किया।
हम उन लोगों से मिलके आए हैं जिनके सर पे बीत चुकी है और भी बीत सकती है, लेकिन उनके तासुरात तब्दील नहीं हो रहे कि ये तो जिंदगी में होता रहा, हमारे बड़ों ने भी देखा, हम भी देख रहे हैं। तो ऐसे मंजरनामे में कि जब ये तमाम तर सूरत हाल के सर्कमस्टांसिस के अंडर वो लोग मौजूद होंगे, तब कोई अवेयरनेस कैंपेन उनके लिए कि इसके बाद का मंजरनामा क्या होगा। ये तो पहले है प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे, बाद का मंजरनामा जो रिहैबिलिटेशन के तौर पे जाएगा, क्या उसके लिए भी कोई अवेयरनेस कैंपेन आप चला रहे हैं या फिर वो बात की जिम्मेदारी होगी, अभी ये पहला मरहला ही अबूर करना? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मैं 100% पॉपुलेशन जिनको हमने इवैक्यूएट किया उनमें सब लोग ऐसे नहीं थे कि जो हमारे सिर्फ एक दफा कहने पे या मसाजिद में ऐलानात करने से कायल हो गए। उनको कुछ लोगों को जबरदस्ती भी वहां से हमें निकालना पड़ा। और कोई भी जो है इंसानी जिबिल्लत में है कि कोई भी शख्स जो है अपना जो घर बार है उसको छोड़ने पे फौरी राजी नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रायोरिटी है वो ये है कि मिनिमम जो ह्यूमन लाइफ्स हैं, जो मैक्सिमम ह्यूमन लाइफ्स हैं, उनको सेव किया जाए और मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ जो है उसको इनकर किया जाए। तो दैट इज वाई कि हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम लोगों को महफूज मुकाम पे मुंतकिल करें। अगर वो खुद से वॉलंटरली आते हैं तो ठीक, अदरवाइज उनको फिर हमें ज़बरदस्ती जो है वो करना पड़ा। और इसमें हमारी जो पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन है, इवन पाकिस्तान आर्मी के दस्ते भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उन लोगों को हम इस तरह से इवैक्यूएट कर रहे हैं। इवैक्यूएट करने के बाद फिर जो लोग हमारे पास कैंप्स में हैं उनको हम इंश्योर कर रहे हैं कि 3 वक्त का जो है वो खाना प्रोवाइड किया जाए। हम बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। हमारे पास क्लिनिक ऑन व्हील्स चीफ मिनिस्टर पंजाब का इनिशिएटिव है। हमारे पास 12 क्लिनिक ऑन व्हील्स है जो कि मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, वो लोगों को तिबी सहूलियात प्रोवाइड करें। हमारे पास एंटी स्नेक वेनम मौजूद है, अल्लाह ना करे किसी को सांप काट जाए। हमारे पास एंटी रेबीज वैक्सीन जो है इन कैंप्स में मौजूद है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक के हमारे जितने भी अहलकार हैं या फील्ड फॉर्मेशन हैं वो भी मौका पे मौजूद हैं। और जो लाइफ स्टॉक वहां से डिस्प्लेस होकर आ रहा है उनको वैक्सीनेशन दी जा रही है, उनको ग्रीन फॉडर प्रोवाइड किया जा रहा है। ग्रीन फॉडर की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और ये एक वक्ती अरेंजमेंट है, यकीनन 4 से 5 दिन के में इंशाल्लाह ये हालात हमारे सेटल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह नईम सिंधु साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुल्क की मजमूई सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हैं और वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे कि वहाँ पर परेशानियाँ क्या हैं, कितने क्यूसेक कर्रैला वहाँ पे बह रहा है और इंतज़ामी तौर के ऊपर कौन से सुकम वहाँ पे हैं। मुख्तलिफ मकामात पे मौजूद, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान में से पंजनद से मोहम्मद रजब हमारे साथ मौजूद हैं। सियालकोट की अगर बात करें ख्वाजा रेहान नसीम ने हमें ज्वाइन किया है। कसूर की बात करें तो अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद है। झंग का जो मंजरनामा है उसे बताने के लिए अली अब्बास हमारे साथ मौजूद है। लाहौर की मज़ाफ़ात की जो सूरत हाल है जिसमें शादरा भी है, फ़र्रुखाबाद भी है और वो उसके दीगर मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ की सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ बशीर बाट मौजूद हैं। अगर बरकत टाउन मुल्तान रोड की बात करें तो वहाँ से हमें आगाही देने के लिए इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अगर पंजनद का रुख किया जाए, मोहम्मद रजब ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल क्या है और इस सूरत हाल के तनाजुर में यहाँ पे इंतजामात क्या हैं, क्योंकि ये सारे रैलों का पानी इकट्ठा होकर इस मकाम पे पहुंचेगा तो मजमुई तौर के ऊपर यहाँ पे कितने लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा और उससे अतराफ के अंदर जो नुकसान होगा उससे बचाव के इकदाम क्या दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल यासिर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 5 दरियाओं के संगम हेड पैनल पर, जहाँ पे पंजाब के 5 दरिया जिनमें झेलम, रावी, सतलुज, चनाब और दरिया ब्यास का पानी इकट्ठा होता है। अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की तो बलाई पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी पानी हेड पैनल की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। जो इलाके दरिया सतलुज की वजह से मुतासिर हुए हैं उनमें झांगड़ा शर्की, मौदा शमसाबाद, बकापुर, बस्ती भुट्टा, बस्ती जामना और इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे देहात हैं जो इस वक्त दरियाबूद हो चुके हैं। ठीक, यानी अब बात कर लेते हैं सियालकोट के हवाले से। सियालकोट की सूरत हाल क्या है? ख्वाजा रेहान नसीम हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, ये बताइएगा कि सियालकोट में जिस तरीके से हमने गुज़श्ता दिनों के अंदर ये देखा कि बेपनाह तबाही हुई है, तो उस पर ओवरकम करने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं और वहाँ पे इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना?
जी बिल्कुल, सियालकोट में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके जो खतरात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। दरियाए चेनाब में हेडमला के मुकाम पर जो पानी की सतह वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन ताहाल अभी भी दरमियाने दर्जे का जो है वो सैलाबी जो रेला है वो वहाँ से गुजर रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ सियालकोट से गुजरने वाले जो बरसाती नाले हैं, नाला एक, बेड़, पलखू और जो पसरूर साइड से डेग गुजरती है, उसमें भी पानी की जो सतह है वो कम हुई है। लेकिन ये पानी ने जो तबाही फैलाई है इन इलाकों में, इनके इर्द गिर्द जो नाले और दरियाए चेनाब के इर्द गिर्द के इलाके हैं वो जो उनसे ना वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक, जंग की सूरत हाल जान लेते हैं। अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अली, ये बताइएगा कि जंग में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? हाई अलर्ट के ऊपर तो है, लेकिन कितने लाख क्यूसिक का रैला वहां से गुजरने के इम्कानात हैं, या फिर अभी मौजूदा की सूरत हाल क्या और इस ज़मीन के अंदर इंतजाम क्या दिखाई देते हैं? भारत की जानिब से पहाड़ी छोड़ जाने के बाद दरियाए चेनाब में पानी की आमद तेज़ी से बढ़ रही है। पानी की सतह बुलंद होने के बाद सैलाबी सूरत हाल ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। चुन पुल के मकाम पर पानी की आमद 6 लाख क्यूसेक तक हो गई है, जिसके नतीजे में 131 नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतअद्दिद देहातों में घरों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है, जबकि मवेशियों के बह जाने और रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज होने की इतलात मसूल हो रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। सैलाबी पानी से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए लोगों को ऐलानात के ज़रिए अलर्ट किया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू 1122 और ज़िले इंतज़ामिया के अमले की जानिब से मुतासरा देहातों में कश्तियों के ज़रिए नकल मकानी का सिलसिला जारी है। सही। अगर लाहौर की सूरत हाल का हम जायजा ले लें तो लाहौर की सूरत हाल को बताने के लिए बशीर बाट हमारे साथ मौजूद है। बशीर, ये बताइएगा कि 2-4 दिनों से जो इत्तलात थी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर पानी का एंटर हो जाना और वहाँ पे लोगों की तरफ से सहूलियात के फुकदान की बातें किए जाना, अभी इंतज़ामी तौर पे आप क्या मामलात को देख रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलात क्या है और पानी के बहाव की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी के दूसरी तरफ। 6000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी है फ़र्रुखाबाद, और यहाँ पे जो है वो पानी ने जो है इन घरों में तबाही फेर के रख दी है। और लोग यहाँ पे जो गो के पानी अब उतर चुका है, रावी में जैसे ही पानी कम हुआ है तो यहाँ से पानी जो है वो निकला है, लेकिन यहाँ से लोग जो मकीन है इलाके के वो अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे ताले लगा के जा चुके हैं, और यहाँ पे बिजली भी बंद है। अलबत्ता इन लोगों का जो दीगर तमाम सामान है वो ख़राब हो चुका है, और यहाँ के लोगों का ये भी शिकवा है कि ना तो यहाँ पे कोई रुकने असम्बली इनके पास आया है और ना ही पंजाब सरकार के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं कि इनकी किसी भी किस्म की कोई सुनवाई हो सके और या इस इलाके का आगे मुस्तकबिल क्या होगा। अभी इस लोग इससे भी जो है वो बेखबर है, लाइलम है, और यहाँ पे बुरी तरह ये तमाम जो इलाका है मुतासर हुआ है, और यहाँ पे लोगों का घरों का सामान तबाह बर्बाद हो गया और लोग अपनी जान बचा के यहाँ सैलाब के दिनों में निकल गए हैं। ठीक है, यानी इंतजामात जो है वो इस वक्त इंतजामिया के अगर देखें तो किसी हद तक तसल्ली बख्श भी हैं, किसी हद तक बहुत सारी जगहों के ऊपर इतराज़ात भी आयद किए जा रहे हैं, लेकिन इस मजमूई मंजरनामे में हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान का ये जो आफात का मंजरनामा है या जिन दिनों का हम सामना कर रहे हैं, इससे निकलने की कोई तदबीर जो है वो अगर मौजूद हो सकती है तो वो क्या हो सकती है? आने वाले दिनों के अंदर क्या डैम्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए कि हर साल जिसके दावे किए जाते हैं, जिसके नारे लगाए जाते हैं, हुकूमतें हमें बारहा यकीन दहानियां करवाती हैं, या इसका कोई और अल्टरनेटिव भी हमारे साथ मौजूद है? वो रास्ता कौन सा हो सकता है जिससे हम बारहा ऐसे सैलाबों का सामना करने से बच सकें? एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद माहिर आबी उमूर डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, इसी मौजूदा सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर आबी उमूर डॉक्टर हसन साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर हसन अब्बास साहब, मौजूदा सूरत हाल में बेपनाह सवालात हैं। कुछ ये सवालात हैं कि पाकिस्तान में अगर डैम्स बने होते तो ये सूरत हाल ना होती। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहरों का निज़ाम अगर बेहतर हुआ होता तो ये ना होता। कुछ लोग कहते हैं कि गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं वो कम हुई होती तो ये ना होता। आपकी नज़र में बुनियादी वजह क्या है, और हम हर साल या हर 2-4 साल बाद ऐसी सूरत हाल का सामना किन वजूहात की बुनियाद पे करते हैं? देखिए, मेरे नज़दीक ये जो डैम बने हुए हैं ना, ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो डैम होता है ना, वो छोटे सैलाबों को ख़त्म कर देता है और जो जो बड़े सैलाब आते हैं उनको ज़्यादा बड़ा कर देता है। जब वो छोटे सैलाबों को ख़त्म करता है तो दरिया छोटे हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। लोग देखते हैं कि साल आ साल उधर पानी नहीं आ रहा,
ये भी सबको पता होता है कि डैम बन गया है। अब लोग कहते हैं कि जी सैलाब कोई नहीं आने, और डैम बनाने वाले हमेशा ये नारे लगाते हैं कि जनाब डैम बन गया तो सैलाब नहीं आएंगे। अभी भी वो कोई डैम वाले हैं, वो नारे लगा रहे हैं कि जी डैम बन गए तो सैलाब नहीं आएंगे। तो फिर जिस वक्त सैलाब आ जाता है और डैम की कैपेसिटी से बड़ा होता है तो वो बाहर निकलता है, क्योंकि दरिया छोटा हो जाता है डैम बनने के बाद, तो लोग उसके बीच में आना शुरू कर देते हैं एक एक करके, और तजावजात दरिया के करीब से करीब तार होती चली जाती हैं। बीच में सोसाइटियां बन जाती हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियां प्लान हो जाती हैं, यहाँ तक कि मुल्कों के वजीर आजम जाके तो ऐलान कर रहे होते हैं कि जी ये देखो ये दरिया नाली बन गया है, अब हम इसके बीच में जो है ना सोसाइटियां बनाएंगे। तो यहाँ तक तो हो जाता है, लेकिन जब 20, 25, 30, 38 साल के बाद सैलाब आ जाता है तो फिर वो जो लोग उस रास्ते में बैठे होते हैं उनका नुकसान होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये कहना है कि जी एक सोसाइटियां चीज ये दरिया में बताइएगा सर नुकसान सर एक जी। चीज बताइएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर बड़ा डैम बना हो, उस डैम से पानी निकले, फिर एक छोटे डैम में आए, उससे निकले, फिर एक रेजरवायर डैम के अंदर आए, फिर उससे नहरें निकले, उससे खाल निकले, वो आपसी रब्त जुड़ा हुआ हो, तो ये मैकेनिज्म जो है ये इस तरह की सूरत हाल से बचाव ला सकता है। आप ये कहते हैं कि डैम्स की ही वजह से ये सारे सैलाब आते हैं, तो फिर क्या ये जो डैम्स बने हैं इन सबको खत्म कर देना चाहिए? जी बिल्कुल कर देना चाहिए, उस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि बड़े डैम से छोटे डैम में, छोटे से उससे छोटे में, उसके बाद में उससे छोटे में, उसके बाद में कनाल्स में, इस वक्त सतलुज में सैलाब आ रहा है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। सतलुज में लोगों को डुबो रहा है, उनकी जमीनों को, उनकी प्रॉपर्टीज को डुबो रहा है। पाकिस्तान में भी डुबो रहा है और इंडिया में भी डुबो रहा है। सतलुज के ऊपर सबसे पहले एक बहुत बड़ा, तरबेला से भी बड़ा भाखड़ा डैम बना हुआ जी। है, उसके नीचे एक छोटा नंगल डैम बना हुआ जी। है, उसके नीचे रूपर बैराज बना हुआ है, उसके बीच में लिंक कैनाल्स बनी हुई है, उसके नीचे कैनाल्स ही कैनाल्स बनी हुई हैं। हत्ता कि भारत की सबसे लंबी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, वो बनी हुई है। इस सब चीजों के होने के बावजूद अगर सैलाब दरिया में ही आया है और सतलुज से निकल के इंडिया से निकल के पाकिस्तान में भी आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो सारी थ्योरियां पेश कर रहे हैं ना, वो सारी थ्योरियां गलत हैं। अब मैं उसकी साइंस में नहीं जाऊंगा कि वो क्यों गलत हैं, आप सिर्फ देख लें कि वो गलत हैं। भारत ये नारे मार के कि हम पाकिस्तान में एक बूंद पानी की नहीं आने देंगे और सतलुज का पानी नहीं रोक सके, तमाम तर दरियाओं के, कैनाल्स के, सॉरी तमाम तर कैनाल्स के, बैराजेस के, हेडवर्क्स के, छोटे डैम के और बड़े डैम के बावजूद, तो ये सिर्फ डैम लॉबी और ये जिन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, कर्जे लेके मुल्क के नाम पे खुद खाने होते हैं, कौम उसको पे करती रहती है, ये अपने ठेके लेके उल्टे सीधे स्ट्रक्चर बना के गायब हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी बातों में अब नहीं आना चाहिए। पहले बहुत हमारी कौम के जो बड़े बड़े लीडर थे वो इनकी बातों में आए और उसकी वजह से कौम भी जो है वो बेवकूफ़ बनती रही। अब वक्त आ गया है कि हम दोबारा मजीद बेवकूफ़ ना बने, जितना बेवकूफ़ बनना था बन लिया। अब हमने इस किस्म के कोई उल्टे सीधे स्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च नहीं करने। और जो मैंने शुरू में बात की कि हाँ डैम्स को खोल देना चाहिए, यस, दुनिया के तमाम डैम्स आहिस्ता आहिस्ता करके खुल रहे हैं। अमेरिका में 20,000 से ज़्यादा डैम पिछले 10-15 साल में खोले जा चुके हैं, तकरीबन इतने यूरोप में भी खोले जा चुके हैं। अभी हाल ही में चीन ने अपने 300 के करीब डैम खोले हैं। अब वो काम हमने भी करना है, क्योंकि दुनिया ये बात समझ चुकी है कि फ्लोइंग रिवर्स और फ्लोइंग रिवर्स के साथ आपकी हमाहंगी ही राह निजात है। उसके अलावा आप कुछ भी कर लें, आपको दरिया डबोएंगे। और सबसे बड़ी रीजन इस वक्त हमारी तबाही की वो डैम है जो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से इंडिया में बने। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज समझाइए, आमियाना सा सवाल है, मैं वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, लेकिन मैं एक आम सारिफ, आम नाज़र या आम पाकिस्तानी की हैसियत है, अगर रेजरवायर्स नहीं होंगे तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या होगा? दूसरी बात यह है कि अगर डैम्स नहीं होंगे तो बिजली कैसे बनेगी? ये जो चीजें हैं इसका जवाब फिर कैसे दिया जाए? दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो मादूम होता चला जा रहा है, मखदूश भी नहीं, मादूम। तो उसके नतीजे में डैम्स खोल के फिर वो सारी चीजें किस तरीके से पूरी की जाएंगी? ये बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल को अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव 3-4 जुमलों में आपने इतना खूबसूरत सवाल कर दिया है कि हर चीज का अहाता करता है। देखिए, पहली बात तो ये कि डैम टेम्परेरी होता है, ठीक है, इसीलिए आपने खुद कहा कि मखदूश होते जा रहे हैं। जब मखदूश हो जाएंगे तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? आपने उसको तोड़ना ही है ना। तो इससे पहले कि वो मखदूश होकर खुद टूटे और तबाही लाए, बेहतर है आप उसको एक प्लान मैनेजमेंट के साथ तोड़ दें और ख़त्म कर दें। यही काम अमेरिका और यूरोप में भी हो रहा है।
ठीक है, आपके ऑलरेडी जो आपने बड़े बड़े डैम बनाए थे वो सिल्ट अप हो गए हैं। मंगला की आपने एक दफा दीवारें ऊंची की हैं, दूसरी दफा क्या करेंगे? आसमान तक तो नहीं आप दीवारें लेके जा सकते। तरबेला आपका 40% से ज्यादा सिल्ट अप हो चुका है, उसका भी दिन गिने हुए हैं। तो बात यह है कि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर अपनी लाइफ पूरी करने के बाद सिवाय एक मुसीबत के और कुछ नहीं होते। ठीक। दूसरी आपने बात की कि जी बिजली कहां से बनाएंगे। अब देखें, मैं डैम के होने या ना होने की बात नहीं करता। आप देखें कि बिजली बनाने के और क्या तरीके हैं। क्या सिर्फ डैम से बिजली बनती है? नहीं। और कोई तरीका नहीं है। और मैं आज की बात करता हूं, 21वीं सदी की बात करता हूं। इस वक्त सोलर और बैटरी का जो सोल्यूशन है, जो आपको 24 घंटे बिजली दे सकता है, उसके लिए जो मौजूद तरीन खित्ते हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है। और इसकी जो कॉस्ट है, उसको अगर आप कंपेयर करें डैम से बिजली पैदा करने की कॉस्ट को, तो तकरीबन 100 गुना सस्ता है सोलर और बैटरी का सॉल्यूशन डैम के मुकाबले में। आपका जदीद तरीन डैम, मोस्ट रिसेंट जो हाल ही में बना, नीलम जेलम, उस पे 1 वॉट बिजली की कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 20,000 रुपए से ज्यादा है। मतलब कि आपने एक 100 वॉट का बल्ब जलाने के लिए 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप 20 लाख का सोलर पैनल लगाएं बैटरियों के साथ, वो कितने बल्ब जला सकता है? तो इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि डैम से बिजली बनाना एक हिमाकत है आज की इकोनॉमी में। जबकि आप बेस्ट सोलर जोन में रह रहे हो दुनिया के, आपका काम है आप इन्वेस्ट करें सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो दिन ब दिन मजीद सस्ती हो रही है और मजीद बेहतर हो रही है। तो आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से जान छुड़ाएं और नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करें। जो भी आपकी नई इन्वेस्टमेंट है वो नए और जदीद तकाजों के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज जी। रिजर्वायर, कि जी पानी रोकता है डैम। जो आपके दरिया हैं जिनके बीच में सैलाब आता है, इनके नीचे रेत है। और अभी हमने हाल ही में कोई 2 साल पहले हमने एक बहुत डिटेल स्टडी की है कि दरिया के नीचे वाली रेत में कितना पानी स्टोर हुआ है। ठीक। और हमने देखा कि तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम भी 500 मिलियन एकड़ फुट पानी आपके दरियाओं की रेत के बीच में इस वक्त भी मौजूद है, जिसकी क्वालिटी पीने के काबिल है। वो 100-200 मीटर की सैंड फिल्ट्रेशन से गुजर के नीचे इकट्ठा हुआ है। अगर आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं कि वो पानी जो दरिया की रेत के नीचे है उसको आप कनेक्ट कर देते हैं अपने यूजर के साथ, चाहे वो डोमेस्टिक यूजर है, इंडस्ट्रियल यूजर है या एग्रीकल्चर का यूजर है, तो वो आपको आपकी 90% आबादी इस रेत के इस पानी के जखीरे के अंदर के तकरीबन 100 किलोमीटर के अंदर आपकी 90% आबादी ठीक है। आपका सारा इरिगेटेड एरिया। एक आखिरी सवाल सर, ये आपने कुछ ममालिक की मिसालें दी। मेरी एक आमियाना सी सोच ये है कि आप जिन ममालिक की मिसालें दे रहे हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि उनका पानी कहीं से आ रहा है और रोक दिया जाए। हम डैम्स के अंदर ज़ख़ीरा इसलिए करते हैं कि भारत अगर पानी रोक दे, वो डैम्स बना ले या बैरेजेस बना ले या हेडवर्क्स बना ले, तो हमारा पानी रोक दे तो हम उसे रिजर्व कर पाएं। अब पानी हमेशा तो बहता नहीं रहता। अगर डैम्स का खात्मा कर दिया जाए तो फिर क्या उस वक्त का इंतजार किया जाए कि जब भारत पानी छोड़े और तब दरियाओं में बहे? आपको किसने कहा है कि भारत के पानी छोड़ने से हमें पानी मिलता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो पिछले 60 साल में इंडियस वाटर ट्रीटी करने के बाद फैलाई गई कि हमें भारत पानी दे रहा है। वो भारत आपको पानी नहीं दे रहा, आपको हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है जो पानी दे रहा है, जो कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम है। 90% से ज्यादा पानी इंडस रिवर का पाकिस्तान के बीच में बारिशों और ग्लेशियर से प्रोड्यूस होता है, जिसपे दुनिया की कोई ताकत जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। सही। और दूसरी तरफ जो इंडिया के दरियाएं जिनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल लगा लिया हुआ है, उधर से भी पानी निकल के हमारे पास आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंडिया हमें पानी दे रहा है। इंडिया हमें पानी नहीं दे रहा। ये चीज अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें। और मैंने किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की बात नहीं की जहां पे ये एक्वेफर हो, जहां पे सोलर का पोटेंशियल हो। ये पाकिस्तान के पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के रिवर्स के नीचे जो पानी है 500 मिलियन एकड़ फुट की तो स्टोरेज इस वक्त भी है। 3 साल तक अगर आपकी बारिशें ना हो, दरिया खुश्क हो जाए, फिर भी ये स्टोरेज खत्म नहीं होती। इतनी बड़ी स्टोरेज है। आपका एक डैम जो है वो बहुत बड़ा डैम जो 5 या 6 मिलियन एकड़ फुट का होता है, ये 500 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज है। इसको तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता। ये आपके मुल्क में है। एक सैलाब आएगा बड़ा मानसून का तो इस स्टोरेज को फिल कर देगा। और इसमें तो आपके पास 1000 दिन से ज्यादा की स्टोरेज है। आप जितने मर्जी डैम बना लें, आप 30-35 दिन से ऊपर नहीं जा सकते। इधर 1000 दिन की बनी बनाई स्टोरेज है। जितना आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स और टेंस ऑफ ईयर्स आप सोच रहे हैं एक डैम बनाने पे,
उससे कम पैसे में ये पूरी की पूरी स्टोरेज जो आपकी पॉपुलेशन के ठीक। साथ कनेक्ट हो सकती है। और छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं आपने, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना। बड़े डैम का तो यह है कि जब तक वो बन के चल नहीं पड़ेगा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप दीमर बादशाह डैम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, मोमन डैम पे पिछले 7-8 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उस सारी इन्वेस्टमेंट में से इस दफा जो सैलाब आए हैं उनका क्या फायदा हुआ इस इन्वेस्टमेंट का? वो तो पैसा फ्रीज होता जा रहा है, उससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी आप ये कहते हैं कि मसनूई सिस्टम बनाने की बजाय जो है वो कुदरती सिस्टम जो है उसके ऊपर खर्च किया जाए, जो सदियों से चला आता रहा है, और उसी सिस्टम हम बेहतरी के इम्कानात को रोशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।